आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं CMA अविनाश ओझा और इस लेक्चर में मैं कवर करने जा रहा हूं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हमारे जो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, कन्वेंशंस हैं, इसको हम एक विस्तार से इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो इसको शुरू करते हैं। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो बेसिकली हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जो भी अकाउंटिंग हम अपना बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, जो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, जो भी डे टू डे हम लेजर्स जर्नल ये सब बनाते हैं, इनको बनाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। वो प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस तय करते हैं कि वो जो हमारे गाइडलाइंस हैं वो कैसे होने चाहिए। वो आपको क्या चीज़ रिकॉर्ड करना है, क्या चीज़ नहीं रिकॉर्ड करना है, कौन सी चीज़ों को हम बुक्स में लेके आएँ, किसको हम इग्नोर कर दें और कैसे उसको रिकॉर्ड किया जाए। जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जितने भी रूल्स है, वो इन्हीं से ही लिया गया है। ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर पूरा अकाउंटिंग का बिल्डिंग बना हुआ है। ये मेनली दो तरह के होते हैं। एक है आपके कॉन्सेप्ट्स, ये हमारे बेसिक रूल्स हैं, कन्वेंशंस। ये जो प्रैक्टिसेस में आ गए हैं, ये बेसिकली रूल तो नहीं है लेकिन ये कुछ हैबिट्स हैं हमारे जो हम आज पर प्रैक्टिस फॉलो करते रहे हैं। कॉन्सेप्ट्स के अंदर हमारे पास करीब 9 कॉन्सेप्ट्स हैं और 4 कन्वेंशंस हैं। चलिए, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट मेनली हमें ये कहता है कि जो बिजनेस है वो अपने ओनर से अलग है। ये कैसे? जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कोई बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं दुनिया में, कोई भी बिजनेस हो, उसमें पहले तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? ये इन्वेस्टमेंट या तो आप कैश लेके आओ बिजनेस में, कैश हो गया, या तो बैंक हो गया, बैंक अकाउंट में आपका पैसा पड़ा है वो हो गया, उसको हम बैंक बोलते हैं। उसके बाद हो गया उसी पैसे से आप या तो आप कोई एसेट्स खरीदो। ठीक है, एसेट्स कुछ भी हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, आपका मशीनरी हो सकता है। अगर आपका ट्रेडिंग कंसर्न है तो आप पहले तो अपना दुकान खोलो, पहले दुकान खरीदोगे, उसके बाद कोई बिजनेस आप स्टार्ट करोगे। आपका फैक्ट्री हो सकता है, इसमें कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप ये जो इन्वेस्टमेंट्स लेके आ रहे हैं वो बिजनेस का ओनर लेके आता है, जिसको हम आजकल की जो स्टार्टअप का वो चल रहा है उसमें हम उसको फाउंडर भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो ओनर या फिर फाउंडर या फिर प्रोप्राइटर हो गया, ये सब बिजनेस से अलग है। एक बार ओनर ने अपना पैसा बिजनेस में डाल दिया तो वो पैसा भी बिजनेस का है। मान लो उसने 1 करोड़ रुपए अगर बिजनेस में डाला है, इन्वेस्ट किया है, उस इन्वेस्टमेंट को हम बोलेंगे कैपिटल। उसको कैपिटल अकाउंट के नाम से जाना जाएगा। जैसे ही वो बिजनेस में पैसा लगाता है उसको हम कैपिटल बोलेंगे और वो पैसा अभी बिजनेस का है, अभी वो ओनर का है नहीं। फिर आता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर हम आज कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि वो बिजनेस 1 साल में, 2 महीने में, 4 महीने में बंद नहीं हो जाएगा। हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये इंडेफिनेट पीरियड तक चलता रहेगा। अगर हमने आज 2025 में कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो ये इंडेफिनेट पीरियड के लिए चलता रहेगा। हम ये अज्यूम कर रहे हैं। जैसे मैक्सिमम बिजनेसेस स्टार्ट हो, जितने भी स्टार्टअप्स आजकल बनते हैं उसमें मैक्सिमम स्टार्टअप्स तो स्टार्टिंग में 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। बंद तो हो जाएगा, बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा, बंद तो हो जाएगा, लेकिन हम स्टार्टिंग से ये अज्यूम नहीं करेंगे कि ये बिजनेस आगे जाके बंद हो जाएगा। हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि बिजनेस आगे चलता रहेगा। ये है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। फिर आता है पीरियोडिसिटी और अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जब हमने गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट समझा, उस कॉन्सेप्ट में ये था कि हम अज्यूम करें कि बिजनेस चलता रहेगा, पर अगर बिजनेस चलता रहेगा तो इसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये हम कैसे समझेंगे? अगर बिजनेस खत्म होने के बाद कितने साल बाद वो खत्म होगा हमें पता नहीं, उसके बाद अगर हम उसका असेसमेंट करने जाएंगे तब हमें पता चलेगा प्रॉफिट और लॉस कितना है। तो ऐसे असेसमेंट नहीं किया जा सकता। आपको प्रैक्टिकली जानना पड़ेगा, हर साल, हर महीने, हर क्वार्टर में आपको ये जानना रहेगा कि जो धंधा में कर रहा हूँ, जो बिजनेस में कर रहा हूँ, वो एक्चुअली सही में चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ या लॉस कर रहा हूँ। फिर आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो कोई भी बिजनेस के लिए आपका मेन जो 2 ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व रहते हैं वो है परचेज और एक सेल्स। ठीक है, तो परचेज करने में जो भी आप ये जो 2 ट्रांजेक्शन हैं, आप वही चीज़ों को रिकॉर्ड करोगे जिसको आप मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हो, जिसका वैल्यू आप मॉनेटरी टर्म्स में निकाल सकते हो। ये कैसे? मान लीजिए परचेज करने के लिए कोई भी हम एक मीटिंग बिठाते हैं कि हमें हमारा जो फैक्ट्री है या तो ट्रेडिंग कंसर्न है उसके लिए हमें परचेज करना है। हमें करीब 1 करोड़ रुपए का, मान लो ये जो फैक्ट्री है शूज़ फैक्ट्री है, हम शूज़ परचेज करते हैं। जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे हम परचेज करते हैं शूज़ और हम ओपन मार्केट में उसको लेकर सेल करते हैं। हमारा एक शॉप है जिसमें हम ये सेल करते हैं। ठीक है, तो ये शॉप में हम कौन कौन से शूज़ लाएंगे, कैसे शूज़ लाएंगे, उसके लिए एक मीटिंग बिठाते हैं। हमारा जो मैनेजमेंट है वो एक मीटिंग बुलाता है कि हम इसमें कौन कौन से शूज़ ला के इसमें सेल करेंगे। ठीक है, फिर हम परचेज करने जाते हैं, फिर परचेज करके सामान ला के उसको स्टोर्स में रखते हैं। तो ये जो 3 इवेंट्स, एक तो हमने मीटिंग किया, एक तो हम एक्चुअली वहाँ पे गए, सामान खरीद के लाए, उसके बाद उसको हमने स्टोर्स में रखा।
तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, इसमें से सारे ट्रांजैक्शंस ऐसे नहीं हैं जिसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर पाएंगे, क्योंकि सब मॉनेटरी टर्म्स से हो नहीं सकता है। जब आप मीटिंग कर रहे हो, सब मॉनेटरी टर्म्स क्या है, उसमें कोई मॉनेटरी टर्म्स है नहीं। आप लोग 3-4 लोग बैठ के एक जगह डिस्कशन कर रहे हो, उसका मॉनेटरी वैल्यू कुछ निकाला नहीं जा सकता। तो जो मीटिंग करने का जो खर्चा, जो ट्रांजैक्शन है, उसको आप बुक्स में कहीं पे रिकॉर्ड कर नहीं पाओगे। अगर उस मीटिंग का दौरान आपने कोई चाय पिया, किसी ने थोड़ा बिस्किट वगैरह कोई हमने मंगवा लिया, या तो पिज़्ज़ा मंगवा लिया, ये सब ट्रांजैक्शन क्या है, ये हमने स्पेंड किया उस मीटिंग के लिए, इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। पर सिंपली अगर हम खाली बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, तो उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर हम दुकान में गए, उनको 1 करोड़ रुपए हमने दिया, वहाँ से शूज़ लेके आए। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, ये परचेज करने का, हमारे पास से कुछ हमारा मॉनेटरी वैल्यू उनके पास गया, इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं कि हाँ, हमारे परचेजेस 1 करोड़ रुपए के हुए। फिर वो सामान को हम लाके स्टोर्स में रखते हैं, इसको भी हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं नहीं आएगा। बस ये एक इवेंट है जो परचेज करने के बाद हर किसी को करना होता है, स्टोर्स में लाके रखना होता है। इसको हम मॉनेटरी टर्म्स में इवैल्यूएट कर नहीं सकते। ये जो पूरा इवेंट होगा, इसको हम परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, परचेज में डेबिट करेंगे। ठीक है, तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट यही कहता है कि जो ट्रांजैक्शन को आप मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन कर सको, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। उसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आएगी। फिर आता है एक्रुअल कॉन्सेप्ट। एक्रुअल कॉन्सेप्ट एक्रुअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी आपका कोई ट्रांजैक्शन होता है, उसको तब हम रिकॉर्ड करेंगे। वो कैश ट्रांजैक्शन हो सकता है या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी हो सकता है। कैश ट्रांजैक्शन क्या है, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि हमने 1 करोड़ रुपीज का शूज परचेज किया। ठीक है, अगर हमने वहीं पे जब परचेज कर रहे थे, अगर हमने वहां पे 1 करोड़ रुपए दे दिया, तब भी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे परचेजेस में। और अगर हमने परचेज के दौरान हमने कोई पेमेंट नहीं किया और वहां से हम क्रेडिट पीरियड लेके आए कि हम आपको 6 महीने के अंदर पेमेंट करेंगे, तब भी आपका इवेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा परचेजेस में। एक परचेज होगा कैश परचेज और दूसरा होगा क्रेडिट परचेज। ये एक्रुअल कॉन्सेप्ट जो है वो यही कहता है कि आपके दोनों इवेंट्स, कोई आपका जो एक्सपेंसेस है, इनकम है, वो आपको सिर्फ उनके कैश आने पे आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। आपने सेल किया और उसके 6 महीने बाद आपको पेमेंट आ रहे हैं, आपको 6 महीने बाद उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है। जैसे ही इवेंट्स घटते हैं, वैसे ही आपको उस ट्रांजेक्शन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेके आना है। आपको ये नहीं वेट करना है कि उसके रिसीप्ट्स या फिर उसके पेमेंट मुझे कब करने पड़ रहे हैं, फिर वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हो गया। एक्रुअल बेसिस यही कहता है, जैसे ही कोई इवेंट आपका, जिसको आप मॉनेटरी टर्म्स में इवैल्यूएट कर सको, और जैसे ही वो घटना घट जाती है, तभी आपको उसको रिकॉर्ड करना है। तो हमारे एग्जाम्पल में अगर हम शूज परचेज करने गए और हम उसको 1 करोड़ रुपए का कैश देके आ गए, तो उसको हम रिकॉर्ड ऐसे करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, अगर हमने वहां पे पेमेंट नहीं करा, तब भी हम इसको ऐसे लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। इसमें क्या है, हमारे पास से कैश नहीं गया, लेकिन अभी हमारी लाइबिलिटी आ गई कि हमें इस क्रेडिटर को 1 करोड़ रुपए आज नहीं तो कल हमें इससे पे करना ही पड़ेगा। तो एक्रुअल कंसेप्ट का बेसिस यही है कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आपको रिकॉर्ड करना है। जैसे ही वो ट्रांजैक्शन घट गया, आपका जो ट्रांजैक्शन हैपन होने के बाद ही आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, इसका वेट नहीं करना है कि उसका कॉरिस्पॉन्डिंग कैश मेरे पास कब आएगा, या तो मुझे उसका कॉरिस्पॉन्डिंग कैश कब पे करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन के दो साइड होता है, डेबिट है या तो क्रेडिट है। डेबिट और क्रेडिट ये दोनों एक साथ चलेंगे, कोई भी ट्रांजैक्शन हो। इसका एक बहुत ही अच्छा एक इक्वेशन है हमारे अकाउंटिंग में, डेबिट और क्रेडिट को लेके, जिसको ऐसे दर्शाया गया है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन जब तक आपका बिजनेस चलता रहेगा, ये इक्वेशन आपका मैच होता रहेगा। इसको बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उस बिजनेस में ऐसे ये हो गया हमारा लायबिलिटीज साइड, ये हो गया हमारा एसेट साइड। ठीक है, मैंने कहा था कि ओनर और जो बिजनेस है वो दोनों अलग हैं। जैसे ही बिजनेस में पैसा आ गया, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, वो इस साइड में रहेगा। और अगर आपने कोई लोन लिया है, बाहर से कुछ पैसे लेके आए आपको अपने बिजनेस में, तो वो यहाँ रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे 1 करोड़ हम अपने से लाए और 2 करोड़ रुपए का हमने लोन ले लिया, ये हो गया 3 करोड़। और उसी इन्वेस्टमेंट से, कैपिटल से और लोन से हमने अपना एक फैक्ट्री लगा लिया, जिसको हम एसेट्स बोलेंगे। ये एसेट्स हो जाएगा करीब 3 करोड़ का। ठीक है, ये जो पूरा ये बैलेंस शीट है, इसमें वैल्यूज ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ये जो इक्वेशन है वो हमेशा मैच होता रहेगा, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। जैसे कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन करो, अगर आपने परचेज किया ना, तो आपको कैश देना पड़े।
तो परचेजेस में क्या है, ये जो परचेज आप लाए, ये शूज जो हम लाए थे, ये आपके हो गए स्टॉक अभी, और आपका ये जो कैश है वो आपके हाथ से चला गया। अभी क्या होगा, ये आपके जो ये असेट साइड है, ये असेट साइड में से कैश कम हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, इसको हम स्टॉक भी बोलते हैं। अगर आप कोई भी इवेंट्स जैसे भी घटती है, कोई भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, या तो कोई अगर असेट साइड में ये ट्रांजेक्शन क्या था कि असेट साइड में दोनों ही, जो डेबिट और क्रेडिट है, दोनों ही अफेक्ट कर गए। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ये साइड भी बढ़े, उसके साथ ये साइड भी बढ़े, या तो ये साइड बढ़ रहा है, उसमें से लोन घट रहा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये जो नीचे जो इक्वेशन है, ये जो 3 करोड़ है और यहाँ जो 3 करोड़ है, ये नहीं कि दोनों ही 3 करोड़ सेम रहेगा, ये बढ़ेगा। लेकिन जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा, और जितना ही ये घटेगा उतना ही ये घटेगा। ये इक्वेशन है अकाउंटिंग की, इसी को डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहा जाता है। फिर आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट से हम ये कोशिश करते हैं इस कॉन्सेप्ट से कि जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो हमारे उसी पीरियड में अकर हो जिस पीरियड में हमारा उसका कॉरिस्पॉन्डिंग इनकम आया। उसको ऐसे समझते हैं, मान लो आपने 2025-26 में 2025-26 में आपने 1 लाख रुपए खर्च किए एडवर्टाइजमेंट में। ठीक है, पर ये एडवर्टाइजमेंट का जो बेनिफिट है आपको नेक्स्ट 2 से 3 साल तक मिलता रहा। ठीक है, तो ये जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, इसको फिर हम एक्सपेंसेस में नहीं डालते हैं 25-26 में, इसको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। फिर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये बैलेंस शीट के असेट साइड में आता रहेगा, ये 1 लाख रुपए। ठीक है, 25-26 में जब आपने खर्चा किया ये वाला एडवर्टीजमेंट का, तो 1 लाख रुपए आपने खर्च कर दिए, पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस में इसको एक्सपेंसेस नहीं दिखाना। इसको आपको एक असेट्स की तरह सोचना है कि ये आपके बिजनेस का असेट्स है, और इसके करस्पॉन्डिंग मैंने अगर एडवर्टीजमेंट आज किया है तो बहुत सालों तक उससे मुझे बेनिफिट मिलता रहेगा। तो जैसे ही मुझे वो बेनिफिट मिलता रहेगा, मैं उसको आने वाले साल में उसको खर्चे में डालता रहूँगा, और उसका करस्पॉन्डिंग इनकम जो मेरे सेल्स उससे बढ़ेंगे वो मैं बुक करता रहूँगा। ये है मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत क्लोज रिलेटेड है हमारे मैचिंग कॉन्सेप्ट के साथ। मैचिंग कॉन्सेप्ट और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में यही अंतर है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारा दोनों हमारे इनकम और एक्सपेंसेस ये दोनों से डील करता है। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारे इनकम के साथ डील करता है। ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है जैसे ही कोई इवेंट अकर होता है तभी आपको रिकॉर्ड करना है, उसके कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो को वेट नहीं करना है। फिर रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है कि आप इनकम तभी रिकॉग्नाइज करोगे जब उस इनकम को पाने का आपका राइट बन जाए। ये राइट कब बनेगा, जब आपका अगर आप कोई प्रोडक्ट जिसको बेच रहे हो तो उसका ओनरशिप अगर आपके जो बायर है उसको ट्रांसफर हो गया और वो इवेंट अगर हो गया और आपको उससे इनकम लेने का, पैसा लेने का राइट मिल गया, उसके बाद ही आप उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करो, वरना नहीं करोगे। ठीक है, तो ये रिलेशन कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट बड़ा ट्रिकी होता है, और ये दोनों एक दूसरे रिलेटेड हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारे इनकम एक्सपेंसेस दोनों से डील करता है, और रिलेशन कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारा जो इनकम है, जो रेवेन्यू पोर्शन है, उसी से डील करता है। ठीक है, फिर आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जो हमारे असेट्स हैं उसको हम एट कॉस्ट, जो भी हमने जिस प्राइस पे उसको खरीदा था उस पर रिकॉर्ड करें, ना कि उसका मार्केट वैल्यू पे। जैसे कि हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट करके हमने कोई बिल्डिंग खरीदा है ना, तो बिल्डिंग के लिए अगर हमने 5 करोड़ रुपए दिए हैं, तो हमें उस बिल्डिंग को 5 करोड़ में ही रिकॉर्ड करना है, ना ही कि उसका अगर मान लीजिए उसका अगर मार्केट वैल्यू हमारे परचेज करते ही उसका उस एरिया का मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है और वो 5 करोड़ का 7 करोड़ का वैल्यू हो जाता है, हमें उसका वैल्यू 7 करोड़ में नहीं रिकॉर्ड करना है, हमें उसको 5 करोड़ में ही रिकॉर्ड करना है।